प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 908 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। ये आपका ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय है। ठीक है, और जिनके पास 908 है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये। और आप अपना प्रश्न पत्र एग्जाम के बाद, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट सभी के अलग अलग होते हैं, तो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो एसएसटी का है वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इतिहास हमारे बीते हुए कल का वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास के अंतर्गत प्राथमिक स्रोतों में से किसे शामिल किया गया है? तो स्रोतों में किसे शामिल किया गया है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस के हिसाब से जो प्राथमिक स्रोत होते हैं इतिहास के अंतर्गत वो होते हैं शिलालेख और प्राचीन सिक्के, क्योंकि ये जो है प्रत्यक्ष ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें प्राथमिक स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित और सक्रिय भागीदारी पर आधारित है? यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको जो है सही ऑप्शंस को चूज करना है। तो परियोजना विधि जो होती है, जिसको प्रोजेक्ट मेथड बोला जाता है, यह जो है ये शिक्षार्थी केंद्रित होती है और सक्रिय भागीदारी पर आधारित होती है। क्लियर है? इसमें क्योंकि छात्र जो है सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, तो यहाँ पे परियोजना विधि जो है इसका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन और मूर्त अवधारणाओं का निर्माण बालक किस अवस्था में करता है? जीन पियाजे के अनुसार आपसे पूछा गया है, जो कि जीन पियाजे क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये कहते हैं कि जो अमूर्त चिंतन है और तार्किक चिंतन जो है वो कौन सी अवस्था में होती है? तो हम बोलेंगे ये जो अवस्था होती है ये होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि द ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है। ठीक है, ये 11 वर्ष के बाद में शुरू होती है, इसका जो समय सारणी है वो 11 वर्ष के बाद में शुरू होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य स्वभाव कैसा होता है? अधिगम के लिए आकलन जो होता है वो मुख्य स्वभाव जो है होता है वो रचनात्मक यानी सतत होता है, फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रचनात्मक या सतत जो है ये क्या होता है? यह सीखने के दौरान सुधार करने के लिए जो है ये होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण का सबसे मुख्य और प्राचीन आधार भारतीय समाज में क्या रहा है? तो सबसे प्राचीन आधार जो है वो रह गया है जाति व्यवस्था। ठीक है ना, जाति के आधार पर जो है लोगों को बांटा गया है। स्थिरीकरण का है विभिन्न स्टेजों में लोगों को विभक्त करना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और खुदाई में मिला विशाल स्नानागार किस मुख्य नगर में स्थित है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से जो आपको चूज करना है वो सही होना चाहिए। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थान जो है मोहनजोदड़ो है, और यहीं पर है इसके विशाल स्नानागार के जो है साक्ष्य मिलते हैं देखने को। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान की एक उच्चतम पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी तो उसका आंतरिक गुण क्या होगा? तो वो होगा पूर्वाग्रह रहित और अद्यतन विषय वस्तु, यानी अपडेट होना चाहिए जो पाठ्य पुस्तक है, और जो है उसमें एजम्पशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, दैनिक पाठ योजना का निर्माण करते समय शिक्षक सबसे पहले किसका निर्धारण करता है? तो पाठ योजना का पहला चरण जो है वो क्या होता है? हमारा विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट करते हुए इसे परिभाषित कीजिए। तो भूगोल जो है वो आपका ज्योग्राफी से बना हुआ है, और जो जियो मतलब क्या होता है? जियो जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, जियो मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और इससे मिलकर बना है ग्राफी से। ग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो
हम कह सकते हैं पृथ्वी की सतह, वातावरण और मानव प्रकृति संबंधों का अध्ययन ही ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कहलाता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में केस स्टडी यानी कि जिसको हम बोलते हैं व्यष्टि अध्ययन से क्या तात्पर्य है? तो किसी एक व्यक्ति, घटना, समूह का गहन अध्ययन करना ही जो है केस स्टडी कहलाता है। यानी कि किसी एक चीज के ऊपर गहन अध्ययन करना केस स्टडी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति, एक घटना, एक समूह का गहन अध्ययन कराना ही जो है वो केस स्टडी है। इसका तात्पर्य ये है। समुदाय किसे कहते हैं? इसके कोई दो अनिवार्य तत्व लिखिए। तो समुदाय जो है एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले समूह को कहा जाता है। समुदाय की परिभाषा क्या है? एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है समुदाय कहा जाता है। जैसे आदिवासी है, वो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। इसके कोई दो अनिवार्य तत्व बताने हैं। तो जो है समुदाय जो है उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है और इसके अंदर जो है सामाजिक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सामाजिक अंतःक्रिया का क्या अर्थ है? इसके दो प्रकारों के नाम लिखिए। सामाजिक अंतःक्रिया का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों के बीच संबंध और व्यवहार। ठीक है, और इसका जो दो हम बता सकते हैं, जिसके दो प्रकार जो है वो क्या हो सकते हैं? एक सहयोग और प्रतिस्पर्धा, दोनों ही जो इसमें देखने को मिलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में कौन से 4 उप विषय शामिल किए गए हैं? तो इसमें 4 उप विषय जो है, एक इतिहास है, एक भूगोल है, एक नागरिक शास्त्र है और एक अर्थशास्त्र है। इन सभी को शामिल किया गया है। इसके बाद जो है इसमें पूछा गया है, शिक्षण इकाई से क्या अभिप्राय है? इसके लिए किन्हीं दो मुख्य तत्वों को क्रम अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं कि जो है एक आपका यूनिट प्लान, ठीक है ना, यूनिट प्लान जो है, शिक्षण इकाई मतलब यूनिट प्लान, यानी कि यूनिट प्लान जो होता है ये एक इकाई योजनाबद्ध शिक्षण होता है ना, यह इकाई का योजनाबद्ध शिक्षण होता है। इसमें तत्व, उद्देश्य और विषय वस्तु जो है इस तरह से चलते हैं। इसका क्रम क्या है? तत्व है, उद्देश्य है, विषय वस्तु है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पुस्तकालय की क्या आवश्यकता है? कोई दो बिंदु लिख सकते हैं आप इसमें। तो पुस्तकालय जो है ये ज्ञान की वृद्धि करता है और स्व अध्ययन की आदत को विकसित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन में एक मूल अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि कोई भी एक अंतर जो है जो दोनों में ही कॉमन होता है, जो मूल अंतर होता है वो आपको बताना है। तो जो है जो आपका रचनात्मक आकलन है ये सीखते समय किया जाता है। ठीक है, ये जो है सीखते समय किया जाता है और ये जो है ये अंत में मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, समष्टिक मतलब आपका जो सेमेस्टर खत्म होता है उसके बाद में अंत में मूल्यांकन किया जाता है। ये सीखते समय का मूल्यांकन है और ये अंतिम समय का मूल्यांकन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण के विभिन्न स्रोतों जिसमें पुरातात्विक, साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण का उल्लेख कीजिए। तो आप इसमें बता सकते हैं पुरातत्व में क्या होते हैं। पुरातत्व में जो है आपके आ जाएंगे सिक्के और शिलालेख वगैरह। साहित्य में जो क्या आ जाते हैं, वेद और ग्रंथ आ जाते हैं। विदेशी यात्रियों में जो है हम हेनसांग, महायान यात्री जो है उनके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति का अर्थ बताते हुए इसकी कोई 3 मुख्य विशेषता लिखिए। तो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति जो है हमारी एक जीवन शैली होती है जिसकी एक प्रमुख परंपरा होती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? संस्कृति जो है ये धीरे धीरे हम सीखते हैं। संस्कृति जो है सामाजिक होती है, संस्कृति परिवर्तनशील भी होती है। पाठ योजना नियोजन करते समय एक शिक्षक को किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? और यहाँ पर एक और प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का गणित के साथ सहसंबंध उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, स्थापित कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित का जो है सहसंबंध क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं जो मानचित्र में दूरी, समय रेखा, जनसंख्या और आंकड़े जो है हम सामाजिक विज्ञान में दिखाते हैं वो गणित के माध्यम से दिखाते हैं। मानचित्र में जो दूरी है वो गणित के माध्यम से दिखाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है हम बता सकते हैं जो समय रेखा है वो भी गणित के हिसाब से दिखाई जाती है। जनसंख्या के आंकड़े वो भी गणित के माध्यम से ही दिखाई जाते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के आपस में गणित से यह सहसंबंध है। इसके बाद जो है पाठ योजना नियोजन करते समय एक शिक्षक को किन किन मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
तो पाठ योजना करते समय जो मुख्य बिंदु ध्यान रखने चाहिए, उसमें उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, छात्र का स्तर कैसा है, यानी छात्र बड़ी कक्षा में, छोटी कक्षा में है, किस तरह की सामग्री का उपयोग करेंगे और समय प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। समाज की मूल आवश्यकता एवं मानव जीवन में इसके महत्व को संक्षेप में लिखिए कि समाज की जो है मूल आवश्यकता क्या है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके विकास और सुरक्षा के लिए समाज जो है बहुत जरूरी है, इसलिए उसकी मूल आवश्यकता जो है मानव जीवन के लिए है। ठीक है, मनुष्य के विकास के लिए है, उसकी सुरक्षा के लिए है। इस तरह से हम इसको संक्षेप में बता सकते हैं। आख्यानों और ऐतिहासिक कहानियों के उपयोग में एक शिक्षक को कक्षा में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो जब हम कहानी का उपयोग करते हैं तो तथ्य सही होने चाहिए, उसमें कोई भ्रम जैसी वस्तु ना रहे तो सबसे बेहतरीन है। और स्तर अनुसार जो है कहानी हो कि कौन सी स्तर के विद्यार्थियों के लिए हम वो कहानी चूज कर रहे हैं। आख्यान का मतलब भी कहानी होता है। ठीक है, स्थानीय संसाधनों का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्या शैक्षिक महत्व है। जो लोकल रिसोर्सेस हैं तो उनकी बात हो रही है। तो जो स्थानीय संसाधन होते हैं, जैसे कि उससे व्यावहारिक ज्ञान मिलता है, हम उसको देख करके सीखते हैं स्थानीय संसाधनों से, और योजनाबद्ध जो है तरीके से हम जो है सीख पाते हैं, और जो है अनुभव आधारित सीख हमें यहाँ पे मिलती है ना। हमारा जो है नॉलेज बेस जो है, इसको अनुभव जो आपका कितना एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हमको मिलती है। और यहाँ पर पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की कोई 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली थी, इसमें सड़कें जो है सीधी थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, योजनाबद्ध तरीके से शहर को बसाया गया था। यहाँ पूछा गया है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि यह नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को कैसे समाहित करता है। यानी सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र और जो आपका अर्थशास्त्र है, ये दोनों कैसे शामिल है। तो हम बता सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो है, अभी मैंने बताया था, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र, इसको शामिल किया गया है। इन सभी को शामिल करके सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट बना हुआ है। यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय में 4 चीज़ों को समाहित किया गया है, जिसमें इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र है। तो उन्हीं को मिलाकर सामाजिक विज्ञान बनाया गया है। नागरिक शास्त्र जो है, इसमें बोल रहा है कि नागरिक शास्त्र को बताइए और दूसरा जो है अर्थशास्त्र को बताइए। तो नागरिक शास्त्र जो है शासन व्यवस्था, ठीक है, और नागरिकों के हक की बात करता है। और उसके अलावा जो अर्थशास्त्र होता है, ये अर्थशास्त्र जो है संसाधन और उत्पादन संबंधी चीज़ों की व्याख्या करता है। इसके बाद में अवधारणा निर्माण से क्या तात्पर्य है। बालकों में अवधारणा निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की विवेचना कीजिए। यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो अवधारणा निर्माण मतलब अनुभव से विचार बनाना। अवधारणा निर्माण का मतलब क्या होता है कि आपने जो अनुभव किया है उससे आपने क्या विचार बनाया है। ठीक है, और बालकों में अवधारणा निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो कारक हो सकते हैं बुद्धि, उसका अनुभव, उसका भाषा, वहाँ का वातावरण, ये सब चीज़ें अवधारणा निर्माण के समय। अवलोकन विधि क्या है। सामाजिक विज्ञान में इसके गुण एवं दोषों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अवलोकन विधि यानी कि अनुभव के साथ में जो है हम जो सीखते हैं, यानी कि देख के सीखते हैं, वही अवलोकन कहलाता है। हम देख के सीखना ही अवलोकन है, किसी चीज़ को देख देख के सीखना ही अवलोकन है। ठीक है, ये अवलोकन विधि जो है ये देख करके सीखने की विधि है। ठीक है, और इसमें बोला गया है इसके गुण बताने हैं आपको। तो गुण क्या होता है, ये वास्तविक ज्ञान पर आधारित होता है, इससे वास्तविक ज्ञान मिलता है। और दोष क्या है, तो दोष क्या है, समय अधिक लगता है, इसमें समय कंजम्पशन ज़्यादा होता है अवलोकन विधि में। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री के महत्व पर प्रकाश डालिए तथा चार्ट एवं ग्लोब के प्रभावी उपयोग बताइए। तो आप जो है यहाँ पर जब सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री पर आप जब डालेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आप चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ग्लोब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद नक्शे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है चार्ट और ग्लोब। ठीक है, तो ये आपका जो ग्लोब जो है, चार्ट और ग्लोब जो है ना, ये समझ को आसान बनाते हैं। जो समझाना चाहते हैं हम उसको दृश्यात्मक तरीके से सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, जिससे जो सीखना है वो प्रभावी बनता है, यानी अधिगम जो है प्रभावी बन जाता है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। यानी प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो विषय वस्तु की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु हमारी सरल होनी चाहिए, ठीक है, जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना, रोचक होनी चाहिए, ये सब चीजें इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुविधादाता के रूप में छात्रों के निर्देशन एवं परामर्श के लिए शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है या होती है, ये आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक की भूमिका जो एक मार्गदर्शक की हो सकती है, एक प्रेरणादाता के रूप में हो सकती है, समस्या समाधान निर्माता के रूप में हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 तत्वों पर आपको प्रकाश डालना है। तो सामाजिक संरचना का मतलब होता है समाज की व्यवस्था कैसी है, ठीक है, समाज जो है कैसे व्यवस्थित है, वो होती है सामाजिक संरचना। और इसके तत्व क्या क्या हो सकते हैं, किन्हीं 4 तत्वों पर प्रकाश डालना है। तो ये आपका तत्व हो सकता है इसमें परिवार, वर्ण, वर्ग, जाति, संस्थाएं, ये सब जो है इसके तत्व हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पर्यटन विधि की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए और बताइए कि ये सामाजिक विज्ञान में क्यों उपयोगी है। तो पर्यटन विधि या इसको हम बोल सकते हैं भ्रमण विधि। तो भ्रमण विधि की जो विशेषताएं होती है, ये प्रत्यक्ष अनुभव देता है और ये रोचक होता है और इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा जो है सामाजिक विज्ञान में क्या उपयोगिता है, तो वास्तविक ज्ञान से ये परिचित कराता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य उद्देश्य और सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों की व्याख्या आपको करनी है। तो ये आपके जो एनसीएफ 2005 है उसके बारे में पूछा गया है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि रटने के बजाय समझ को विकसित किया जाए, बाल केंद्रित शिक्षा अपनाई जाए, गतिविधि आधारित शिक्षा अपनाई जाए। इसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया परियोजना विधि का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न सोपानों को समझाते हुए सामाजिक विज्ञान में इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तो हम परियोजना विधि का मतलब बोल सकते हैं कि कार्य करके सीखना, ठीक है, कार्य को करके सीखना जो है परियोजना विधि कहलाती है, ठीक है। और जो हम इसमें स्टेप्स यानी कि जो इसके जो विभिन्न सोपान हैं उसमें हम क्या कह सकते हैं कि पहले हम चयन करते हैं, ठीक है, फिर योजना बनाते हैं, फिर योजना को क्रियान्वयन करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। इसका गुण क्या है, इसमें सक्रिय सीखने को मिलता है, सक्रिय भागीदारी होती है। और इसमें जो दोष एक मिलता है वो दोष क्या है, तो दोष जो है समय अधिक लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है अन्वेषण विधि किसे कहते हैं, अन्वेषण विधि से सीखने के लिए कक्ष में आवश्यक परिस्थितियों एवं शिक्षक की भूमिका का वर्णन आपको करना है। तो अन्वेषण विधि जो है ये क्या होता है, अन्वेषण विधि जो है इसमें छात्र स्वयं जो है किसी चीज को आपने दिया है तो उसको खोजते हैं, ठीक है। अन्वेषण विधि में जो है छात्र खुद स्वयं खोजते हैं, ठीक है। शर्त क्या होती है इसमें कि जो इसमें क्योंकि वो बोल रहा है अन्वेषण विधि कक्ष में आवश्यक परिस्थिति, यानी परिस्थिति क्या होती है, तो स्वतंत्रता होती है और संसाधन दिए जाते हैं, ठीक है। शिक्षक जो है क्या करता है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। सामाजिक विज्ञान की एक उत्तम पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक आपको मूल्यांकन करना है। तो उत्तम पाठ्य पुस्तक होती है उसकी भाषा जो है स्पष्ट और सरल होती है, उसमें चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, निष्पक्ष सामग्री होती है, ठीक है, और उसमें जो है अपडेटेड जानकारी मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक पाठ योजना क्या है, सामाजिक विज्ञान के किसी भी एक उप विषय इतिहास और भूगोल मतलब दोनों में से के किसी प्रकरण पर कक्षा 7 के लिए एक आदर्श पाठ योजना का प्रारूप आपको तैयार करना है। तो आप इसमें प्रारूप जो तैयार करोगे पाठ योजना, तो मानते हैं कि हम इतिहास के ऊपर जो है ये पाठ योजना बना रहे हैं, तो हमने बोला कि इतिहास में क्या बनाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। फिर हम बनाएंगे उसके उद्देश्य क्या है, सामग्री क्या होगा, प्रस्तुतिकरण क्या होगा, गतिविधि क्या होगी, मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में सामुदायिक संसाधनों के उपयोग हेतु छात्रों को समुदाय के निकट ले जाने अथवा समुदाय को छात्रों के निकट लाने की व्यवहारिक विधियों का वर्णन कीजिए। तो आप समुदाय को पास कैसे लाएंगे या समुदाय के पास छात्रों को कैसे ले जाएंगे, तो इसका सिंपल सा जो आप विधि उपयोग करेंगे वो क्या कराएंगे, आप जो है वहाँ पर भ्रमण कराएंगे, विशेषज्ञों को बुलाएंगे, उसके अलावा स्थानीय अध्ययन कराएंगे। तो इस तरह से सामुदायिक संसाधनों का जो है अध्ययन हो सकेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए तथा इसका शैक्षिक महत्व बताइए।
तो जीन पियाजे की जो है बहुत सारे क्या कहते हैं सिद्धांत के विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे कि संवेदी है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, औपचारिक अवस्थाएं हैं। तो इनके बारे में आपको बताना है, इनकी उम्र कौन कौन सी होती है ये भी आपको बताना है, जिसका मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। और वर्णन करने के बाद इसका शैक्षिक महत्व जो आप बताएंगे तो उसमें बता सकते हो कि शिक्षा जो है स्तर अनुसार होनी चाहिए। इसका शैक्षिक महत्व क्या है कि शिक्षा जो होती है वो स्टेज वाइज जो भी हमारी अवस्थाएं हैं उसके हिसाब से जो है शिक्षा होनी चाहिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं और जल्द से जल्द बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, दोनों के लिए जो है पूरे के पूरे सब्जेक्ट अवेलेबल है और दोनों के दोनों विद्यार्थियों के लिए हमारे नोट्स जो है हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। इवन जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो भी आपको इंग्लिश प्लस हिंदी में ही मिलेगा, ताकि आप इंग्लिश से डरे नहीं, समझ पाएं। और यहाँ पे अंतिम प्रश्न जो है, अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषताएं क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की 5 प्रविधियों का सविस्तार वर्णन करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें क्या होता है, विशेषताएं जो है ये सतत होता है और सुधारात्मक होता है, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पर पूछा गया है कि सीसीई की किन्हीं 5 प्रविधियों को आपको समझाना है, तो इसमें मौखिक परीक्षण हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, अवलोकन हो सकता है, क्विज हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम समझा सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न पत्र समझ में आया होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं और क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।